जय हिंद दोस्तों। आज जिस आर्टिकल में हम कंप्लीट करेंगे वो है कि अभी क्या हुआ कि हमारे जो सीजे हैं गवाई सर, उन्होंने अभी 75 ईयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक इवेंट रखा गया था, उसमें अपना स्पीच दिया था। उस स्पीच में इन्होंने बताया कि आर्टिकल 32 क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, और अम्बेडकर का उन्होंने विजन को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। और ये बताया था कि आर्टिकल 32 है ना, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। ठीक है, हम एक एक वर्ड को ढंग से पढ़ेंगे यहाँ पे, और हम अपने आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कंटेक्स्ट क्या था मैंने बताया, सीजे साहब ने अभी 75 ईयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक इवेंट रखा गया था, उसमें स्पीच दिया था। उसका थीम था कि अम्बेडकर का विजन, आर्टिकल 32 और कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, बात करते हैं हम आगे। हम तीनों चीज़ों के करके पढ़ेंगे, आर्टिकल 32 को भी पढ़ेंगे, अम्बेडकर का विजन भी पढ़ेंगे, और क्यों कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट होता है वो सारी चीज़ देखते हैं। आर्टिकल 32 क्यों बनाया गया था इसको हम देखते हैं। अम्बेडकर सर थे, उनका ये लॉजिक रहा था कि अगर हमें फंडामेंटल राइट्स दे भी दें अगर हम सिटीजन को यहाँ पे, लेकिन अगर उनको रेमेडी नहीं देंगे, अगर जैसे कि हमने किसी को फंडामेंटल राइट दिया, अम्बेडकर साहब ने कहा कि हमने इंडियंस को फंडामेंटल राइट दिए, लेकिन अगर पुलिस ने उनके फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर दिया, और अगर इस सिटीजन के पास कोर्ट जाने की पावर नहीं है ना, तो ऐसे फंडामेंटल राइट का कोई मतलब नहीं है। अगर किसी पर्सन के पास कोर्ट जाने का पावर नहीं है, अगर वो कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकते कि सर मेरे फंडामेंटल राइट्स का हार्म हुआ है, आप प्लीज़ उसको सुनिश्चित कीजिए, वापस मेरे फंडामेंटल राइट को वापस लेके आइए, अगर उसके पास ये पावर ही नहीं है ना, तो ऐसे फंडामेंटल राइट का होना और ना होना बराबर है। समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल आ गया। मतलब कि राइट्स हैं, और अगर रेमेडी नहीं है, मतलब कोर्ट नहीं जा सकते, तो सब कुछ बेकार है, वो फंडामेंटल राइट है ही नहीं, उसको मानना बेकार है। और इसका एग्जाम्पल कैसे दिया है कि 1946 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था ना, अपन पढ़ते हैं ना OR वगैरह, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उसमें राइट्स थे पर डायरेक्ट जुडिशियल रेमेडी नहीं थी। मतलब कि फंडामेंटल राइट तो दिए थे, लेकिन वो फंडामेंटल राइट को एनफोर्स कराने के लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते थे। तो ऐसे फंडामेंटल राइट का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। तो मतलब इसलिए अम्बेडकर ने इंसिस्ट किया कि आर्टिकल 32 को ऐड करें, ताकि लोग बाग सिटीजन है, जैसे उनके फंडामेंटल राइट हार्म होंगे, वो सीधा कहाँ चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं, वो 5 रिट को जारी करते हैं। वो रिट्स में हम आगे से पढ़ेंगे। ठीक है, आर्टिकल 32 क्या देता है लोगों को, फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होगा तो सीधा सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, सही बात है। और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, ये 5 रिट को इशू करता है। क्या क्या रिट्स है वो, हेबस कॉर्पस, मैंडेपस, सर्शियोरी, प्रोविशन और क्यो वारंटो। इसलिए अम्बेडकर सर ने कहा था कि आर्टिकल 32 है ना, वो हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का। ये बहुत बड़ी लाइन थी इनके लिए। और ये क्यों है, क्योंकि अगर आर्टिकल 32 नहीं होता तो फंडामेंटल राइट का होना बिल्कुल बेकार होता। अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट नहीं है ना, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ही बेकार है। बात समझ में आ गई? मतलब राइट्स को ये क्या करता है, आर्टिकल 32 रियल बनाता है, एनफोर्सेबल बनाता है और मीनिंगफुल बनाता है। अदरवाइज तो राइट्स का होना बिल्कुल बेकार है। अब हम ये पांचों को एक बार पढ़ लेते हैं, हैबस कॉर्पस वगैरह, ये पांचों रिट्स को। हैबस कॉर्पस क्या करता है कि बॉडी को कोर्ट में लेके आओ। फॉर एग्जांपल, पुलिस ने किसी पर्सन को इलीगली डिटेन कर रखा है, ठीक है ना, तो अगर जिसको डिटेन कर रखा है ना, उसकी फैमिली वाली कोर्ट जाती है कि सर कि मेरे भैया को या मेरे पापा को पुलिस ने अननेसेसरी पकड़ रखा है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी पुलिस वाले को कि प्रोड्यूस द बॉडी, कि बॉडी को यहाँ लेके आओ, उस पर्सन को कोर्ट में लेके आओ। बात समझ में आ गया? पहला कंडीशन दिया हो गया। सेकंड कंडीशन क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मेरे फादर हो, उनको किसी ने किडनैप कर लिया है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट क्या कहूँगा, मैं सुप्रीम कोर्ट के पास जाऊँगा कि सर मेरे पापा को किडनैप कर लिया है, मेरे पापा को बचाओ। तो कोर्ट क्या कहेगी पुलिस को इस बार, प्रोड्यूस द बॉडी। मतलब कि अब पुलिस की जिम्मेदारी है कि जहाँ से वो किडनैप था वहाँ से उठा करके और सुप्रीम कोर्ट में लेके आए। मतलब दो तरह से चलता है ये पुलिस की डिटेंशन, इलीगल डिटेंशन को तो रोकता ही है, और अगर कोई किडनैप होता है उसको भी बचाने की कोशिश करता है। प्रोड्यूस द बॉडी, समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। कोर्ट क्या कहता है कि वो जो बॉडी है, वो जो पर्सन है, उसको कोर्ट में लेकर के आओ, पर्सन को तुरंत कोर्ट के सामने प्रेजेंट करो। हेबस कॉर्पस मतलब ये होता है। बात समझ में आ गई? मैंडेमस क्या होता है, मैंडेमस कहता है कि डू योर ड्यूटी। मतलब कि अगर कोई IAS अधिकारी है, ठीक है ना, और अगर कोई पर्सन उनके पास आता है कि सर मेरा ये आप मूल निवास पत्र बना दीजिए, और IAS के पास परमिशन होती है मूल निवास बनाने की, लेकिन वो नहीं बनाते। वो कहते हैं कि मैं नहीं बनूंगा, चाहो क्या कर लोगे। और वो स्टूडेंट कह रहा है कि सर मेरा एग्जाम है, आप प्लीज़ बना दीजिए, अदरवाइज मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगा। तो IAS कहता है मैं नहीं बनाऊंगा। तो मैंडेमस क्या कहेगा, तो अपन सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं उस समय पे। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा उस IAS को कि भैया IAS डू योर ड्यूटी, अपनी ड्यूटी करो, साइन करो जा करके, उस बच्चे का मूल निवास पत्र बनाओ। मतलब अपनी ड्यूटी को कंप्लीट करो। मैंडेमस समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया सर। और ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ देगा, ये सरकारी ऑफिशियल वगैरह या अथॉरिटी को देता है। बिल्कुल सही बात है। सर्चरी क्या होता है, सर्चरी का मतलब होता है कि ऑर्डर को कैंसिल करना। ये बनता है कोर्ट्स के लिए। अगर जैसे कि हाई कोर्ट है फॉर एग्जांपल, और कोई लोअर कोर्ट है या कोई ट्रिब्यूनल है। जैसे कि लोअर कोर्ट था, ठीक है ना, और लोअर कोर्ट ने कोई सा डिसीजन दे दिया जो कि गलत डिसीजन दे दिया,
ठीक है ना। इन्होंने बाई चांस लॉ को बाईपास किया, या इन जज को भी नहीं पता था, क्योंकि लॉ कोर्ट के जज होते हैं वो इतने ज़्यादा वैसे बहुत क्वालिफाई होते हैं, लेकिन बाई चांस उनसे कोई लाइन मिस हो गई, उन्होंने ऑर्डर दे दिया और वो ऑर्डर गलत था, मतलब लॉ के अगेंस्ट था। तो हाई कोर्ट क्या कर देगा, अब वो उसको सर्सरी कर देगा, मतलब कि लोअर कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको वो कैंसिल कर देगा। बात समझ में आ गया। तो हायर कोर्ट क्या कहता है कि तुम्हारा जो ऑर्डर था वो गलत था, इसलिए हम उसको कैंसिल कर रहे हैं। लोअर कोर्ट को कह सकता है ये, और ट्रिब्यूनल कह सकता है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट को और लोअर कोर्ट को ट्रिब्यूनल को कर सकता है, उसी तरह से हाई कोर्ट किसको कर सकता है, लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल कोर्ट को कर सकता है। बात समझ में आ गई सर। सर्सरी सी का मतलब होता है कैंसिल करना, एम से होता है मैंडेटरी करना, मतलब काम करवाना। बात समझ में आ गई सर। तो पी से क्या होगा, प्रोविशन, प्री से क्या होता है, प्रोसीडिंग को रोकना, प्रोसीडिंग को रोक देता है। और ये भी कोर्ट्स के लिए आता है, मतलब कि जैसे कि लोअर कोर्ट है, जैसे कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट होगा ना, आजकल तो फैमिली कोर्ट बहुत नॉर्मल हो गया। फैमिली कोर्ट जो होता है ना, आजकल तो हर फैमिली में जाते रहते हैं वो 498A लगा करके। तो फैमिली कोर्ट में क्या हो रहा है कि इनकम टैक्स के केसेस चल रहे हैं, इनकम टैक्स के केसेस को कहाँ फाइट कर रहे हैं, फैमिली कोर्ट में करें। ये तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ी है। तो हाई कोर्ट कहेगा, उस वाले फैमिली कोर्ट कहेगा, भाई आप पे तो मैं प्रोविशन लगाता हूँ, क्यों, आपका तो ज्यूरिडिक्शन ही नहीं है ये। फैमिली कोर्ट को तो 498A पे खेलना चाहिए। आप तो फैमिली के प्रॉब्लम को समझो, आप इनकम टैक्स को क्यों सॉल्व करो, आप ये मत करो। तो हायर कोर्ट क्या करता है, लोअर कोर्ट को कहता है कि आप ज्यूरिडिक्शन से बाहर मत जाओ, आपको कह रखा है कि आप फैमिली कोर्ट के इशू को लड़ेंगे तो आप फैमिली कोर्ट को लड़ो, आप ये इनकम टैक्स के केसेस को मत लड़ो, ईडी के केसेस, सीबीआई के केसेस आप मत लड़ो, हम वो लड़ लेंगे। बात समझ में आ गया। प्रोविशन मतलब कि प्रोसीडिंग को रोकता है। तो सर सर्सरी क्या करता है, सर्सरी में क्या होता है ना, ये सर्सरी में क्या होता है कि लोअर कोर्ट ने क्या किया, ऑर्डर दे दिया है, ऑर्डर दे दिया। प्रोविशन में लोअर कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया, ऑर्डर नहीं दिया, उससे पहले रोक दिया कि भाई रुक जाओ, ऑर्डर मत दो, रुक जाओ। और यहाँ पे ऑर्डर दे दिया, लेकिन ऑर्डर क्या गलत दिया है, इसलिए हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। यहाँ पे क्या होता है, प्रोसीडिंग को रोक देता है, वो ऑर्डर देने नहीं देता हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कहता है रुक जाओ, तुम्हारी यहाँ पे तुम्हारा जुरिडिक्शन नहीं है, मतलब कि यहाँ पे तुम्हारा तुम यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं दे सकते हो, क्योंकि तुम्हारे लिमिट से बाहर है। बात समझ में आ गई सर। तो सर्सरी समझ में आया, सर्सरी सी से कैंसिल होता है, पी से प्रोविशन होता है, पी से प्रोसीडिंग होता है, प्रोसीडिंग नहीं होता। क्यू वारंट, तो क्यू से क्या होता है, क्वालिफिकेशन पूछता है ये। फॉर एग्जाम्पल कोई फेक IAS बैठा हुआ है, ठीक है ना, उसने ऑफिस को पकड़ रखा है अच्छे से, वो छोड़ता ही नहीं है। तो भाई उसके जो लोअर वाले SDM साहब थे, SDM साहब चले गए सुप्रीम कोर्ट चले गए, और SDM साहब ने कहा कि सर हमारे IAS बैठता है, मेरे को लगता है कि वो IAS झूठा है। अभी बेचारा SDM में छोटा अधिकारी होता है, ये तो नहीं पूछ सकता ना IAS की, जब अपनी डिग्री लेके आओ, ठीक है। तो SDM कहाँ चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस IAS को कि बता भाई तेरी क्वालिफिकेशन बता, कि तूने किस सन में एग्जाम क्लियर किया था, और कब तू लवासना में ट्रेनिंग करना है, सब कुछ पूछता है वो सुप्रीम कोर्ट। तो अगर IAS सारे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाया तो ठीक है, उसको हटा दिया जाएगा और जेल अलग से होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, यहाँ पे इस IAS की क्वालिफिकेशन मांगी। बात समझ में आ गया, ये क्वालिफिकेशन मांगता है कि किस हक से आप इस कुर्सी पे बैठे हैं, कि आपने कौन सा एग्जाम क्लियर किया था इस एग्जाम को बैठने के लिए, ठीक है। हम वापस, ये हमने पांचों पढ़ लिए रिट्स वगैरह। अब वापस अपने आर्टिकल पे आते हैं कि अम्बेडकर और सोशल इकोनॉमी इक्वालिटी पे क्या अम्बेडकर सर का व्यू था। अम्बेडकर सर ने कहा कि ऑब्जेक्टिव रिलेशन में ना, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था जो कि नेहरू साहब ने किया था 1946 में। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस बहुत वेग था, मतलब क्लियरली नहीं दिया था। पॉलिटिकली जस्टिस था, लेकिन सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस नहीं था। मतलब सर मैं समझाता हूँ, जैसे कि अब कोई बहुत छोटी जात से, ठीक है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या हेल्प की उसको बढ़ाने के लिए, कुछ हेल्प नहीं की। इकोनॉमी अगर कोई गरीब है तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या हेल्प की उसको, उसकी गरीबी को हटाने के लिए, कोई नहीं की। इसीलिए हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को डाला है, ताकि सोशल लेड वेलफेयर हो, मतलब कि सॉरी स्टेट वेलफेयर करे। वेलफेयर किस में करेगा, इकोनॉमी में भी और सोशल में भी। सोशल में कैसे करेगा, कोई बेचारा बहुत छोटी जात से है ना, तो उसको रिजर्वेशन देंगे ताकि वो IAS वगैरह बने और वो अपनी अपनी जात को ऊपर निकाल के आए। इकोनॉमी में कैसे देंगे भाई, हम उसको मनरेगा में और दूसरे बेनिफिट ट्रांसफर्स, मतलब कि दूसरे बहुत सारे जो स्कीम्स होती है उसमें उसको एलिजिबल करेंगे, ताकि उसको महीने के कुछ पैसा मिलता रहे। जैसे कि अगर कोई विकलांग है तो उसको महीने के 2,500 रुपये समथिंग मिलते हैं। कोई विधवा है तो उसको 1,000 रुपये या 2,000 रुपये जो भी मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो मिलते रहे। तो हमने इकोनॉमी भी हेल्प की, हमने सोशली भी हेल्प की। सोशली कैसे हेल्प की, रिजर्वेशन देखी। इकोनॉमी कैसे हेल्प की, या तो उसको जॉब दे करके मनरेगा में, या फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करके। बात समझ में आ गई, इसलिए हमने DPS पे डाला था। और ये जो और ये DPS पे ये 4 कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू पे चलता है, उसको बोलते हैं जलेफी। मैंने इसको इससे याद किया था, जलेफी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। ठीक है, बात समझ में आ गई कि इकोनॉमी और सोशल इक्विटी को
लेके आएंगे। अम्बेडकर साहब कैसे लेके आए थे? डीपीएसपी को डाल के, बिल्कुल बात समझ में। इसलिए हमारी 4 कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू बनी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा बनेगा। सही बात है। देखो, अगर हमारा सोशल लेवल अच्छा होगा, मतलब हम जात को ऊपर नीचे नहीं मानेंगे ना, तो हमारे बीच में भाईचारा बनेगा, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो अम्बेडकर सर ने क्या कहा कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तब चल पाएगी जब सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हो। सही बात है। जब सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी होगी तब जाके हम पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करेंगे। भाई आप तो जात में ही लड़ रहे हो, तो हम देश में डेमोक्रेसी वगैरह वो सब कुछ एक फॉर्मेलिटी रह जाएगी बस। ठीक है, बात समझ में। और जो चौथा टॉपिक था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं, क्योंकि अम्बेडकर सर का व्यू था कि समाज इवॉल्व होता है समय के साथ में। सही बात है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी ग्रो करना होगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन वही रूढ़िवादी बातों पर लटका रहेगा तो कभी भी समाज इवॉल्व नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए अम्बेडकर सर ने कहा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह से बनाना है कि वो समाज के साथ इवॉल्व होता जाए, समाज के मॉडिफाई होता जाए। इसलिए उन्होंने आर्टिकल 368 को डाला, मतलब कि अमेंडमेंट के पावर को डाला। और क्या डिबेट होती है और क्या क्रिटिसाइज होता है इसके अंदर में, वो देखते हैं कि कुछ लोग क्या कहते हैं कि अमेंडमेंट को मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना बहुत ईजी है, कुछ तो कहते हैं, और कुछ क्या कहते हैं कि बहुत टफ है। सही बात है। जैसे कि कुछ जगह तो फॉर एग्जांपल अगर हमें सिटीजनशिप की बात करनी है तो इसके लिए तो सिंपल मेजोरिटी से सिटीजनशिप आराम से, सिटीजनशिप का जो आर्टिकल्स है उसको इजीली हम अमेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें फेडरल पावर को चेंज करना है तो हमें तो बहुत स्पेशल मेजोरिटी की नीड होगी। मतलब कि किसी भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना इजी भी है और टफ भी है। इजी कहाँ पे है? सिटीजनशिप लॉ के अंदर में, या स्टेट की बाउंड्री को ऊपर नीचे करना है उसके अंदर में। लेकिन टफ कहाँ पे? जैसे कि फेडरल पावर को, जो फेडरल पावर उसको अप डाउन करना है, या फिर सुप्रीम कोर्ट वगैरह को के जजेस वगैरह की एंट्री वगैरह को लेकर के आना है, या फिर प्रेसिडेंट के इलेक्शन को चेंज करना है। इसके अंदर तो बहुत डिफिकल्टी चाहिए होगी। तो हमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। मतलब कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन टफ भी है और ईजी भी है उसको अमेंड करना। मतलब कि फ्लेक्सिबल भी है लेकिन ये स्टेबल भी है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। सही बात है। इसका एग्जाम्पल कैसे दिया कि जैसे कि जो अर्ली अमेंडमेंट्स थे उसमें हम क्या लिखे गए, बैकवर्ड क्लासेस को हमने रिजर्वेशन दिया। और सही बात है, चाहे वो SC हो, चाहे वो ST हो, और चाहे वो OBC हो। ठीक है, बात समझ में। तो CJ गवाई का क्या मैसेज था यहाँ पे कि अगर जब कोई भी नेशन क्राइसिस में आता है तब वहाँ पे इंडिविजुअल आइडियोलॉजी और पार्टी और जो पार्टी है वो सब सेकेंडरी हो जाती है। सही बात। अगर किसी कंट्री में क्राइसिस है, क्राइसिस किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस हो, चाहे वो नेशनल क्राइसिस हो, या फिर चाहे वो टेररिस्ट का क्राइसिस हो, तब हमें इंडिविजुअल हो, आइडियोलॉजीज हो और पार्टीज हो, बीजेपी, कांग्रेस हो, सब कुछ पीछे हो जाता है। उस समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ क्या है और हमारे इंस्टीट्यूशन की स्ट्रेंथ कितनी अच्छी है। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ मतलब कि हमारे इंस्टीट्यूशन जैसे कि सुप्रीम कोर्ट वगैरह हो गए, या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, या फिर UPSC हो गया, ये काफ़ी अपनी मजबूती को बनाए रखें। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू जैसे कि डेमोक्रेसी हो गया, लिबर्टी हो गया, इक्वलिटी, ये सारे के सारे बने रहेंगे, तब जाके हमारा जो नेशन है वो आगे ग्रो कर सकता है। अदरवाइज डिफिकल्टी हो जाएगी। थैंक यू।